आज की कहानी सरहद पार की कहानी है और शायद पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा ना कोई मुकदमा आया, ना क्राइम की कोई ऐसी कहानी आई। अगर आप सोचें कि कोई एक कत्ल हो, लाश मिले नहीं, जिस चीज़ से कत्ल किया गया वो कत्ल हथियार जो है वो भी गायब, कोई विटनेस नहीं, चश्मदीद नहीं। ये भी पक्का नहीं कि वाक़ई कत्ल हुआ है कि नहीं, क्योंकि कानून यही मानता है कि जब तक लाश ना मिले, तब तक आप कत्ल का मुकदमा या कत्ल की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें रुकी रहती हैं। और इस कहानी में सब कुछ यही है कि जिसका कत्ल हुआ वो शख्स कहाँ है, गायब है, लाश नहीं मिली, सच में कत्ल हुआ कि नहीं हुआ, कहीं लापता हो गया है। जिस चीज़ से कत्ल किया गया वो कहाँ है? मौके से सारे फॉरेंसिक एविडेंस उठाए गए, कोई सबूत नहीं। जो शख्स गायब हुआ उसकी माँ से उसका डीएनए भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बावजूद ये मुकदमा अदालत में पहुँचता है और अदालत अपना फैसला सुनाती है। पाकिस्तान का शायद ये अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल केस है। बट ये कहानी सुनाऊँ उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूँ कि तमाम ऐसी कहानियाँ रहस्यमयी या फिर मिस्टीरियस, पॉलिटिकल, कुकू एफएम ऐप पर भी आप सुन सकते हैं और कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखें, पढ़ें। और बहुत सारी अलग-अलग कहानियाँ हैं जिसमें खासतौर पर एक ठग बहराम, कहते हैं कि शायद इससे ज़्यादा किसी ने कत्ल नहीं किया होगा, जो बहराम ने किया था। पुराना मामला है लेकिन आप इसको सुनेंगे तो मज़ा आएगा। इसके अलावा अजीत डोभाल, जो सुपर स्पाई जासूस जिन्होंने पाकिस्तान में भी जासूसी की, अभी एनएसए हैं, तो पूरी कहानी है। मैं क्राइम तक में भी आपने सुनी होगी। तो अपनी मनपसंद की कहानियाँ आप कोको एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पाकिस्तान के लाहौर में 2 दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन में साथ थे, एकदम जिगरी यार टाइप। पढ़ने-लिखने में तेज़, दोनों बड़े हुए, स्कूल कॉलेज पूरा किया। इसके बाद वो वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे। वहाँ का पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसको सीएसएस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस निकलते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी पूरा सँभालती है पाकिस्तान की, वो इसी सीएसएस एग्ज़ाम को पास करके निकालती है और ये सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी होता है। सिविल सुपरवाइज़र सर्विसेज़, इस एग्ज़ाम का नाम है पाकिस्तान की, जो हमारा यूपीएससी है। तो इत्तेफ़ाक से इस यूपीएससी में इन 2 दोस्त में से एक दोस्त बैठता है और उसका नाम था मुफ़क्कर अदील। मुफ़क्कर अदील न सिर्फ़ इस एग्ज़ाम को, सीएसएस को क्लियर करता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में 2nd पोज़ीशन पे आता है। मतलब वो नंबर 2 पे था। एक टॉपर उसके बाद अदील। अखबारों में तस्वीर छपी, नाम हुआ, जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी टॉपर के सारे छपते हैं, न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अदील एक नौजवान लड़का, उसने सीएसएस क्रैक किया, नंबर 2 पोज़ीशन पाया, रैंक। उसके बाद पाकिस्तान पुलिस में उसकी भर्ती हो गई। उसका दूसरा दोस्त इधर उसने लॉ किया, लॉ की डिग्री ली और वो बेहद ज़हीन, अच्छे-अच्छे मुकदमे लड़ रहा था। देखते ही देखते कुछ वक़्त में वो पंजाब का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन गया। एक वकील जो अदालत में सरकार की तरफ से जो पैरवी करते हैं। तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, इस दूसरे दोस्त का नाम था शाहबाज ततला। तो शाहबाज और अदील ये दोनों बचपन के दोस्त थे, बड़े हुए तो दोनों पढ़ने-लिखने में तेज़ थे, दोनों ने अपना एक मकाम बनाया। एक पंजाब सरकार का वकील, दूसरा पाकिस्तान पुलिस का एक अफ़सर और सीधे एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोनों दोस्तों में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे-धीरे वक़्त बीता, पंजाब में पोस्टिंग थी अदील की। इस दौरान में 2002 में उसकी शादी हो गई। उसकी बीवी का नाम था अस्मा, 3 बच्चे हुए। कुछ वक़्त के बाद 2010 के बाद अदील ने और शाहबाज ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि क्यों ना वो कोचिंग सेंटर भी खोलें साथ में, जिसमें वहाँ के नए बच्चों को जो है वो इसी सीएसएस एग्ज़ाम को क्रैक करने की तालीम दी जाए। जैसे अपने यहाँ यूपीएससी के अलग-अलग कोचिंग सेंटर होते हैं। तो उन्होंने लाहौर में खोला, अच्छा खासा चल रहा था। उसमें शाहबाज भी पढ़ाता था, लॉ की सारी पढ़ाई। और इधर अदील चूँकि सर्विस में था, वो एक पुलिस अफ़सर था, एसएसपी था, तो वो तो पढ़ा नहीं सकता था, लेकिन उसकी वाइफ़ अस्मा बेहद पढ़ी-लिखी थी। वो भी इसी कोचिंग सेंटर में अपने हस्बैंड के पढ़ाना शुरू कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2018 आते-आते अचानक अदील और अस्मा के बीच में कुछ झगड़ा होता है और दोनों में डिवोर्स हो जाता है। अस्मा अपने शौहर को छोड़कर चली जाती है। तीनों बच्चे अदील यानी एसएसपी जो है उसके साथ रहता है। 2 साल और बीत जाता है। इस दौरान में अदील ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी का नाम अज़ा था। अब 2 साल तक सब कुछ गृहस्थी ठीक-ठाक चल रही थी। 2020 मई का महीना आता है और मई में एक खुलासा होता है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इस खुलासे से पहले जनवरी का महीना आता है। जनवरी 2020, 11 जनवरी की बात है ये, 2020। शाम के वक़्त
जो एसएसपी हैं, इनकी वाइफ, दूसरी वाइफ अज़ा, पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसके हस्बैंड गायब है। और वो ये कहकर घर से निकले थे कि एक इंपॉर्टेंट केस पे जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन लौटे नहीं, पूरी रात गुजर गई। अब एक एसएसपी गायब, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तलाश शुरू हुई। तलाश करते करते कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान में एक दूसरे पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि कहीं कोई लावारिस लाश या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं मिली, क्योंकि अमूमन गुमशुदगी में पुलिस पहले यही चेक करती है। तो इसी तलाश के दौरान पता चला कि इस इलाके से जहाँ पे ये रहा करते थे एसएसपी अदील, एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक और मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है और पता चला वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि अदील का बचपन का दोस्त, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल शाहबाज ततला। इसकी मिसिंग की रिपोर्ट 7 जनवरी की थी। 11 जनवरी को एसएसपी गायब हुआ और उससे 4 दिन पहले उसका दोस्त जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है। अब ये बात पुलिस को हैरान कर रही थी कि 2 बचपन के दोस्त 4 दिन के गैप में दोनों गायब। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। 2020 का ज़माना है, आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर देती है। तो उसी सीसीटीवी कैमरे को अब लाहौर के अलग अलग इलाकों के खंगालना शुरू किया गया। एसएसपी अपनी सरकारी गाड़ी से निकला था। पुलिस ने उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू किया अलग अलग इलाके के कैमरे में। करते करते आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। लाहौर के ही एक इलाके में, एक वहाँ पे मॉडल टाउन एक्सटेंशन है, वहाँ पे आखिरी बार गाड़ी दिखी। अब जब गाड़ी दिखी तो पुलिस ने फिर उस इलाके को छानने का फैसला किया। जब उस इलाके को छानने का फैसला किया तो उसी इलाके में एक घर से एक खबर मिली। पता चला कि करीब 15 दिन पहले एसएसपी साहब ने अपने दोस्त शाहबाज के साथ मिलकर इस इलाके में एक घर किराए पर लिया था, करीब 75,000 पाकिस्तानी रुपीस, ये कहकर कि कोई फॉरेन से उनके दोस्त आ रहे हैं और उसी के लिए है। अब पुलिस उस घर में पहुंची, लैंडलॉर्ड से बात की। लैंडलॉर्ड ने बताया कि हाँ 15 दिन पहले लिया था, लेकिन फिर लैंडलॉर्ड ने एक और चीज़ बताई। उसने कहा कि 7 या 8 जनवरी को अचानक इस घर की धुलाई और सफाई करवा रहे थे एसएसपी साहब, और बाकायदा फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मंगवाई थी और उसका पूरा पानी इस्तेमाल किया था इस घर में। तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों एक पूरे घर को कोई शख्स फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाकर क्यों साफ करा रहा। लेकिन वो एक एसएसपी थे, पुलिस वाले, बड़े अफसर, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं। तो पुलिस को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन पुलिस ने वहां से सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए, सारी चीजें देखी। एक ग्लास पर एसएसपी के 2 उंगलियों के निशान मिल गए। इससे पता चल गया कि एसएसपी यहां आए थे, लेकिन वो गायब। इधर वकील साहब भी गायब, ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। पुलिस की तफ्तीश जारी है, तमाम फैमिली के लोगों से पूछताछ कर ली। इसी दौरान पता चला कि इन दोनों दोस्त का एक और कॉमन दोस्त है और उसका नाम है असद भट्टी। अब पुलिस ने असद भट्टी को उठाया और पूछा, क्योंकि उसके कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि ये लगातार टच में था, तो उसको उठाया और पूछा कि कहाँ है एसएसपी और कहाँ है वकील साहब और ये उनका कॉमन फ्रेंड। फिर उसने कुछ कहानी सुनाई, और जब ये कहानी सुनाई, अगले दिन पाकिस्तान का हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल सिर्फ इसी स्टोरी से भरा पड़ा था। उसने कहानी ये सुनाई कि एसएसपी साहब ने अपने दोस्त एडवोकेट जनरल का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद भाग गए। अब एक पुलिस अफसर एक इतने बड़े वकील का कत्ल करे, क्यों, वजह क्या, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस को लगा कि असद भट्टी झूठ बोल रहा है। अब कत्ल करे तो लाश होनी चाहिए, तमाम घर की तलाशी ले ली गई, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। फिर जिससे ही पूछा गया यही पता चला कि दोनों बड़े जिगरी यार हैं, तो फिर क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन असद भट्टी के खुलासे के बाद अब पुलिस ने जीरो इन किया एसएसपी के ऊपर। एसएसपी साहब का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान में करीब महीना बीत गया और कोई भी इस केस में आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। न वकील मिले, न एसएसपी मिले। 1 महीने के बाद एक रोज अचानक एसएसपी मुवक्कर अदील लाहौर पहुंचता है और पुलिस में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब जब सरेंडर किया तो चौंक उठे लोग कि सरेंडर क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एसएसपी उसी शहर का 1 महीने से गायब और 1 महीने बाद अचानक सरेंडर कर रहा है। सरेंडर करने के बाद फिर उसने पुलिस को बयान दिया। जो पुलिस को बयान दिया, उस बयान के बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टीवी, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सिर्फ इस एक खबर से रंग चुकी थी। हर अखबार के पहले पन्ने पर, हर न्यूज़ चैनल के पहली स्टोरी, पहली हेडलाइन यही स्टोरी थी। एसएसपी ने पूरी कहानी सुनाई, जिसमें इस वकील की गुमशुदगी और बाकी सारी चीजें थी। कहानी ये थी कि दोनों बचपन के दोस्त थे। 2002 में शादी हुई अदील की अस्मा के साथ। वक्त बीता, घर आना जाना रहता था। एक बार झगड़ा हुआ अस्मा और अदील का,
ये सारी कहानी अदील ने खुद पुलिस को स्टेटमेंट में दिया। और इस झगड़े के बाद अस्मा ने गुस्से में घर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी वकील को अच्छे तरीके से कि उसके शौहर का दोस्त है शाहबाज, वो उसके घर पहुंच गई और वहां जाकर उसने शिकायत की। वो मदद के लिए गई थी, लेकिन एसएसपी का कहना था कि मदद के नाम पर उसके दोस्त ने उसकी बीवी की आबरू लूट ली, उसके साथ रेप किया। इसके बाद वो लगातार उसको तंग करता रहा। इस दौरान में मियां बीवी के रिश्ते भी ठीक नहीं थे, दोनों अलग हो गए थे और फिर डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स होने के बाद अदील ने दूसरी शादी की और उधर अस्मा ने भी दूसरी शादी कर ली। उसने कहा कि इस चीज को भूल गया क्योंकि बीवी अलग हो चुकी थी, तो बात आई गई हो गई। लेकिन फिर 2020 में अचानक जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी दूसरी बीवी अज़ा ने उसे बताया कि उसका दोस्त शहबाज उस पर बुरी नजर रखता है और वो कोशिश कर रहा है ज्यादा फ्री होने की। अब एसएसपी को आया गुस्सा। उसने कहा कि पहली बीवी के साथ उसने रेप किया, दूसरी बीवी के साथ भी वो उसी कोशिश में लगा हुआ है। तब उसके दिमाग में आया कि इससे बदला लेना है और इस बदला लेने की फिर वो प्लानिंग करने लगा। क्योंकि वो एक पुलिस अफसर था, पढ़ने लिखने में ज़हीन, इसीलिए वो दूसरे नंबर पे दूसरा रैंक लेकर आया था वहां के सबसे टफेस्ट एग्जाम में। और पुलिस में होने की वजह से उसे बहुत सारी चीजें पता थी, कैसे आप एविडेंस को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कैसे आप पुलिस को भटका सकते हो, गुमराह कर सकते हो। अब उसने अपने ही दोस्त के कत्ल की प्लानिंग करनी शुरू की। उसकी पहली चीज यही थी कि जो भी वो करेगा उसमें एक चीज पक्का है कि लाश नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर लाश नहीं है तो फिर केस कमजोर होगा। और उसने ऐसे कई केस देखे थे। प्लान करते करते आखिरकार उसने अपने ही एक सिपाही को एक रोज बुलाया और कहा कि मुझे 1 ड्रम एसिड चाहिए, तेजाब। सिपाही साहब के हुक्म पर ले आया, लेकिन उस ड्रम को लाने से पहले उसने उसी लाहौर में एक अलग मोहल्ले में घर से दूर एक किराए पर घर लिया 75,000 का। और ये उसके साथ दोस्त भी जो था शाहबाज, उसने भी मिलकर लिया था। ये यहाँ पे ये लोग अक्सर में पार्टी करते थे, तो शाहबाज को लगा कि ये दोनों दोस्त वहां पार्टी करेंगे, लेकिन एसएसपी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने ये घर कुछ खास मकसद से लिया था। घर ले चुका, अपने एक सिपाही से 1 ड्रम तेजाब मंगाया, तेजाब को उस घर में रखा। लेकिन अब भी उसके अंदर कई सवाल थे कि तेजाब में अगर लाश डालूं, पता नहीं लाश गले कि नहीं गले, पूरी तरह उसमें डिसॉल्व हो कि ना हो, तो ये कैसे पता किया जाए। उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ा बकरा मंगाया और उस जिंदा बकरा को उस ड्रम में जिसमें तेजाब भरा हुआ था डाल दिया, सिर्फ ये देखने को कि इस बकरे का कितना पार्ट, इसके बोन्स या बाकी चीजें बचती हैं कि नहीं बचती। उसने उस बकरे को जिंदा डाला सिर्फ ट्रायल के लिए। थोड़ी देर के बाद उसने चेक किया तो देखा कि उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं बचा है। उसे लगा कि अब काम हो जाएगा। इसी के बाद 7 जनवरी 2020 इसी घर में उसने एक पार्टी रखी, अपने दोस्त को बुलाया और उसका एक और दोस्त असद भट्टी, जो दोनों का कॉमन फ्रेंड था, उसको बुलाया। वहां इन लोगों ने जूस पिया। उस जूस में इसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। उस बेहोशी की दवा को पीते ही जो वकील शाहबाज बेहोश हो गया। इसके बाद अपने हाथों से एसएसपी ने उसका गला घोंटा। जब उसे यकीन हो गया कि वो मर चुका है, फिर उसकी लाश को उसने असद भट्टी की मदद से उसी ड्रम में, जिस ड्रम को ऑलरेडी वो ट्रायल ले चुका था, पूरी लाश उसमें डाल देता है। उसके बाद वो अपने घर लौट जाता है, रात घर में रहता है, सुबह फिर वापस आता है। आने के बाद ड्रम चेक करता है, देखता है कि हाँ सेम वैसे ही है, इसमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसे यह भी पता था, एक पुलिस अफसर था, कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर लाश पूरी ना भी हो साबुत, तो भी बूंद से ही, पानी की 2 बूंद से या ब्लड के 1 बूंद से ही पता लगा सकते हैं। डीएनए इसके लिए सबसे कारगर है। तो एक एसएसपी, एक तेज तरार पुलिस अफसर इस बात से भी वाकिफ था। उसने कहा कि अगर इस ड्रम का तेजाब का 1 बूंद भी पुलिस या फॉरेंसिक टीम के हाथ लग गई तो भांडा फूट जाएगा। फिर उसने तय किया कि इस ड्रम के सारे तेजाब को वो गटर में बहा देगा। जो घर लिया उसने वो भी बहुत सोच समझ कर लिया था। जिस जगह पे ये घर था वहां पे गटर था। उसी घर के कंपाउंड के अंदर उसने वो गटर का ढक्कन खोला और पूरा ड्रम तेजाब से भरा हुआ उस गटर में डाल दिया। इसके बाद गटर को बंद कर दिया। ड्रम को इसने धुलवा दिया। लेकिन अब भी उसके जहन में यह शक था कि अगर राज खुला तो शायद 1 बूंद भी उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। फिर उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया। उसने बोला हमारे घर से कुछ बदबू आ रही है और यहाँ पे कुछ पता नहीं ऐसी कोई चीज है, तो इसको पूरा वॉश करना है। अब एक शहर का एसएसपी, उसका हुक्म, कोई क्या रोकेगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई पूरी पानी के टैंकर के साथ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आप जानते हैं कि पानी होता है पूरा, तो पूरा टैंक आया। उसने उस टैंक से पूरे घर को धुलवाया और सबसे ज्यादा पानी उस गटर में डलवाया फोर्स के साथ, जिसमें उसने एसिड फेंका था, ताकि कोई सबूत ना रहे।
वो गटर जाकर बाहर एक नाले में मिलता था और वो नाला बड़े नाले में और फिर वो नाला तीसरे नाले में, और कहते हैं कि लाहौर के अलग-अलग नालों में जाकर वो एक जगह जमा होता था। तो अब इस गटर का पानी तेज़ाब के साथ लाहौर के किस नाले तक पहुँचा कोई नहीं जानता। लेकिन उसने सारे सबूत पानी-पानी कर दिए। इसके बाद वो 3 दिन तक वहाँ रहा। इधर शाहबाज के घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। उसे मालूम था कि मोबाइल या फिर सीसीटीवी के ज़रिए पुलिस उस तक पहुँच जाएगी, और इसीलिए 11 जनवरी को वो खुद भाग गया। भागने के बाद वो पाकिस्तान में ही, जो ईरान का बॉर्डर लगता है, वो वहीं पे छुप गया। अब वो वहाँ इंतज़ार कर रहा था। इधर उसी के ऊपर शक था, वो सारी खबरें उसे मिल रही थी। उसे लगा बचना मुश्किल है। फिर उसने कुछ पॉलिटिशियन को पकड़ा, उनके साथ समझौता किया और कहा कि मैं सरेंडर करूँगा अगर मुझे टॉर्चर ना किया जाए। और फिर उसने सरेंडर कर दिया, मार्च बल्कि फरवरी में। अब ये सारी कहानी उसने बता दी। पुलिस ने कहा कि केस सॉल्व। पुलिस कस्टडी में उसने ये स्टेटमेंट दिया था। असद भट्टी को भी उठाई हुई थी पुलिस। लेकिन जैसे ही उसकी पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट में जाते ही एसएसपी बदल गया। उसने वहां इनकार कर दिया कि मैं शाहबाज को मारा। बोला मैं तो शाहबाज से मिला ही नहीं हूं। अब उसके वकील ने कोर्ट में एक नई दलील रख दी। उसने कहा कि पहले तो आप शहबाज की लाश को ढूंढिए और फिर बताइए कि उसका कत्ल हुआ है, क्योंकि जब लाश ही नहीं है तो आप हमारे मुवक्किल पे इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं कि इसने कत्ल किया है? क्या पता वो अपनी मर्जी से कहीं गया हो, कहीं बाहर चला गया हो, किसी ने किडनैप कर लिया हो। तो जब तक लाश या फिर लाश के सबूत न मिले, आप कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकते। अब एक अजीब हालत पैदा हो गई कोर्ट में, क्योंकि ये पहली बार था कि एक मुकदमा मर्डर का है लेकिन लाश है नहीं, आला कत्ल नहीं है जिससे कत्ल हुआ, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी नहीं था, कोई विटनेस नहीं है जिसने कत्ल होते हुए देखा। और दोनों को एक साथ देखना ये साबित नहीं करता कि इसने कत्ल किया, क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त थे, एक साथ हमेशा रहा करते थे। तो अदालत के सामने ये बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन ये हुआ कि चलो डीएनए से करते हैं। उस घर के छोटे से छोटे सैंपल को उठाया गया जिस घर में ये कत्ल हुआ था। उसके बाद शाहबाज की मां के डीएनए का सैंपल लिया गया, लेकिन कोई भी ऐसा नमूना नहीं था जिससे शाहबाज का नमूना उसकी मां से मैच करे। यानी डीएनए का भी जो टेस्ट था वो फेल हो गया। तो साबित नहीं हो पाया कि हाँ वहां पे मौजूदगी थी। फिर भी लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चला, 50 दिन तक इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने अपनी सारी दलील रखी। और इस मर्डर के पीछे का जो मोटिव था वो ये रखा कि चूंकि शाहबाज की एक बीवी के साथ रेप हुआ, दूसरी बीवी पर उसने बुरी नजर डाली, इसलिए उसने ऑनर किलिंग किया। लेकिन यहां पाकिस्तान पुलिस की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि इस पूरे केस में जो मोटिव है, किसी भी कत्ल में अगर मोटिव होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मोटिव के पीछे उसकी वाइफ थी, वो भी दोनों। तो उन दोनों को बतौर गवाह या उनका स्टेटमेंट होना चाहिए था। लाहौर पुलिस ने करीब 29 लोगों के स्टेटमेंट लिए। 29 में से 12 आम लोग थे, 16 पुलिस वाले थे और एक और कोई था। लेकिन दोनों वाइफ को छोड़ दिया। हालांकि जब ये मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो पहली वाइफ अस्मा के पास, जिसके बारे में ये कहा था उसके हस्बैंड ने कि उसका रेप किया था शहबाज ने, उसने इस बात को इस तरह से नकार दिया। उसने कहा कि शहबाज ने कभी मेरा रेप नहीं किया, ने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली, ये झूठ बोल रहा है। अब उसके इस बयान से ये एक चीज क्लियर होती है कि जो मोटिव लेकर बात की एसएसपी ने वो शायद गलत है। दूसरा, उसने ये कहा कि मेरी बीवी ने ये बताया था कि उसके ऊपर भी बुरी नजर रख रहा। दूसरी जो अज़ा थी उसकी वाइफ, अज़ा का भी स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं लिया। अब कोई सबूत नहीं, गवाह नहीं, लाश नहीं, फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, सीसीटीवी सिर्फ कैमरा और उस घर की मौजूदगी में उस एसएसपी के एक गिलास पर उंगलियों के 2 निशान, यही सारी चीजें थी। इसके बाद लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, चूंकि हाई प्रोफाइल केस था, और लोअर कोर्ट ने अदील को सजाए मौत दे दी। अब ये पाकिस्तान में अपने आप में एक बड़ा फैसला था। अदील ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने थोड़ा सा वहां पे वो दिखाया कि हाँ बाकी सबूत तो है नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर उसको इस सजा को लाइफ इंप्रिजमेंट यानी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2021 में बहुत ही तेजी से ये मुकदमे का फैसला आया था। उसके बाद अदील सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने कहा कि बेशक कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, विटनेस और गवाही के दिन अब लद गए। ये पुराने दौर की बात हुई। आजकल फॉरेंसिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये किसी से भी कम नहीं है। तो इन एविडेंस को अगर देखें तो केस मजबूत है और साफ साफ लगता है कि अदील ने ये कत्ल किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन अदील की जमानत की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर सबकी नजर है, क्योंकि जो भी फैसला आएगा ये पाकिस्तान के इतिहास में पहला फैसला होगा जब कोई लाश नहीं होगी, जब कोई गवाह नहीं होगा, जब कोई सबूत नहीं होगा, जब कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं होगा। उसके बावजूद भी एक शख्स कटघरे में है जिसके ऊपर इल्जाम है और उसकी किस्मत का फैसला होना है। तो ये थी पाकिस्तान के इतिहास की शायद अब तक की सबसे अजीब मुकदमे की कहानी।
इसका जो भी फैसला होगा मैं इसका अपडेट आपको जरूर दूंगा जब भी ये फैसला आएगा। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुमित कुमार हिला, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित। इसके अलावा रूबी खान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रूबी। और नौशाद खान की वाइफ हैं ये। इसके अलावा मलंग अली धनबाद से हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मलंग। साथ ही राजू शाह नेपाल से हैं, फिलहाल मलेशिया में हैं, तो हैप्पी बर्थडे राजू, आपके बड़े मेल आते रहते हैं। शीतल बांगुर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शीतल। और विकास बांगुर ने भेजा, इनकी सिस्टर हैं। साथ ही विसित कालरा, इनका भी आज जन्मदिन है, और इनकी मौसी हैं रितु मक्कड़, हरियाणा से भेजा है उन्होंने। शबनम परवीन और आफ्ताब आलम, आज इनकी एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही ममता और आशीष सक्सेना, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों की बधाई। और ये थोड़े नाराज भी थे, इनकी बेटी जो है नंदनी 2 जुलाई को बर्थडे था, और शायद 2 जुलाई को मैं छुट्टी पे था ही नहीं, तो कोई नहीं, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। राहुल यादव ने पूछा है कि मुझे एंटरटेनमेंट चैनल में काम करना है या फिर अपना चैनल खोलना है, तो उसके लिए क्या मास फॉर्म जरूरी है? आजकल के हिसाब से बिल्कुल जरूरी है राहुल, तो अब और अपना चैनल खोलना तो बताना है यार, शायद मुझे भी वहां नौकरी मिल जाए। इसके अलावा शौकत शाकिर शिकागो से है, इन्होंने मेल लिखा है यूएस से कि कल आपने कहानी में बार बार एक कांग्रेस लीडर का जिक्र किया, तो आप बीजेपी की जब कहानी होती है उसमें बीजेपी का आप नाम नहीं लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। और एक चीज़ और, कई लोगों ने पूछा, पॉलिटिकल ओपिनियन मैं कभी देता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि क्राइम को क्राइम तक ही रहने दिया जाए। इसके अलावा सुशांत सिंह चौहान हैं, और गजेंद्र सिंह चौहान और नीलम चौहान जी, एक स्टोरी की फरमाइश की है। कौशल साहू है, राज राजवीर हैं, रवि कुमार हैं, और सिद्धू मूसेवाला के बारे में कई लोगों ने, एक साथी प्रेम सिंगर ने भी पूछा। अभी मूसेवाले में कोई अपडेट है नहीं, लॉरेंस डिस्नो की कस्टडी में है, चार्जशीट दाखिल करने में भी वक्त है, कुछ शूटर अब भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है, तो जैसे ही जो अपडेट होगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा विजय बौद्ध है, और इनकी सिस्टर अर्चना बौद्ध, थैंक यू सो मच, दोनों का कोलकाता से हैं, और ये दोनों भाई बहन मिलकर कहानियां सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा देवेंद्र विहल, इन्होंने एक बड़ा मार्मिक इमोशनल मेल भेजा है। मैं एक हफ्ते छुट्टी पे था, तो इन्होंने कहा कि इन्हें लगा कि मैं शायद छोड़ चुका हूँ और अब कहानी दोबारा नहीं आएगी। और इनकी जो मम्मी हैं आशा रानी जी, प्रणाम, एक तो आपको 70 प्लस है, और इन्होंने कहा कि वो रोने लगे, कहने लगे कि कहाँ ऑफिस है, चलो मुझे लेकर चलो, मैं खुद पता करती हूँ। तो आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ छुट्टी पे था, कहीं भागा नहीं था। तो बाकी जो आप लोगों की कहानी की फरमाइश है बारी बारी से जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आज कहानी